हाईलाइट हो रहा है। तो इसके ऊपर अपन देखते हैं भाई क्या इश्यू है, उसका पूरा इसके हिस्ट्री से लेके वर्तमान में क्या स्थिति है पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि एक अमृतपाल सिंह नाम का ये युवक है, लगभग 29-30 साल का है, पंजाबी जो सिख नौजवान है। इसके द्वारा काफ़ी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं पंजाब के अंदर, जिसके बारे में हाल ही में जो घटित हुई हैं, क्यों न्यूज़ में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का इतिहास क्या है, खालिस्तान का क्या इतिहास है, इसके बारे में देखेंगे। इसकी मांग क्यों उठी थी, आज़ादी के बाद क्या स्थिति देखने को मिली थी, इसके पॉइंट टू पॉइंट अपन पूरा कालक्रम के अनुसार डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी आपकी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है इंडिया का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये थोड़ा संवेदनाओं और भावनाओं से जुड़ा मामला भी है, धर्म से जुड़ा मामला भी है। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म को अपमानित करना या ऐसा नहीं है। मेरे लिए सभी धर्म हैं, उनके प्रति समान रूप से सम्मान है, मतलब मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूं, सभी धर्मों का, और सभी धर्मों के लोगों का मेरे लिए सेम आदर है। तो किसी की भावनाएं आहत ना हो, यदि किसी भावनाएं आहत होती हैं तो अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखें, ठीक है ना। यही इसका पूरा पर्पज है। इसमें देखते हैं अपन अमृतपाल सिंह ए रेडिकल प्रीचर। प्रीचर में क्या होता है, मतलब उपदेश देने वाला। रेडिकल माने होता है मतलब रिजिड, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि कठोर या हिंसक टाइप के जो उपदेश देने वाला एक प्रीचर है। ये युवक क्या है, ये घटना ये थी मैन, ये हाल ही में न्यूज में इसलिए आया है कि ये दुबई में रहता था, आज से मतलब 12 महीने हुए हैं। उसके बाद में ये इंडिया में आया है। हाल ही के अंदर ये काफ़ी रेडिकल स्पीच दे रहा है वहाँ पे पंजाब के अंदर। हाल ही में जो ये घटना है वो घटना ये है कि पंजाब के अंदर अमृतसर शहर है, और अमृतसर शहर है उसके पास में अजलाना एक पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे इनका एक मित्र था लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह था इनका मित्र था, और लवप्रीत सिंह की क्या बात हुई थी कि ये इनके द्वारा एक संगठन संचालित किया जा रहा है, और उस संगठन है उसका एक सदस्य था। इसको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। इसको गिरफ्तार कर लिया तो इन्होंने पुलिस को धमकी दी थी कि इसको छोड़ दें आप, और नहीं छोड़ने पे ये जाके वहाँ पे पुलिस के वहाँ पे जो इन्होंने बैरिकेड वगैरह लगा रखे थे पुलिस के, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी हिंसक एक्टिविटीज़ की थी। आप देख सकते हो ये हथियार लेके गए थे, और हथियारों के माध्यम से पुलिस है उसके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। बहुत सारे पुलिस वाले हैं वो घायल भी हो गए, 5-7 पुलिस वाले हैं, उनके हाथ वाथ पे काफ़ी चोटें भी आई थी। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे इसको छुड़ा के ले गए थे। वहाँ पे उन्होंने धरना दे दिया था। पुलिस ने बाद में, जो एक बार जैसे पुलिस गिरफ्तार करती है तो कोर्ट के अंदर तो पेश करना पड़ता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। तो जैसे ही इसको पुलिस से छोड़ा था उसके बाद पूरे देश के अंदर काफ़ी आलोचनाएं की गई थी पंजाब गवर्नमेंट की। पंजाब गवर्नमेंट की आलोचना इसलिए की गई थी कि इन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर है, वहाँ के एसएसपी हैं, उनके सामने डायरेक्ट धमकी दे रहा था, सीधी ये खुली चुनौती दे रहा था कि आप जो कुछ कर सको वो कर लेना, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। और जो हालत इंदिरा गांधी की हुई थी 1985 के अंदर, अमित शाह, मोदी और जो भगवंत मान है वो भी उस घटना से सबक ले सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली उनको एक सीधी चुनौती दे रहा था कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। खालिस्तान का ये खुला एकदम से सपोर्ट कर रहा है कि खालिस्तान जिंदाबाद, और हम खालिस्तान की मांग उठाते हैं, शांतिपूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक देश में हम मांग उठा सकते हैं। इनका साथ में यह भी कहना था कि जब हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग उठा सकते हैं, तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं उठा सकते। तो इस तरह का इन्होंने वहां पे मतलब इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। ये पंजाब दा वारिस नाम की एक संस्था है जो कि दीप सिद्धू इसका नाम सुना होगा आपने। दीप सिद्धू है वो किसान आंदोलन के दौरान ये पंजाब का एक था जो कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ भी था। ये सनी देओल है, उनकी काफी चुनाव के अंदर हेल्प की थी, मोदी जी के साथ उनकी फोटो भी देखी जा सकती है। अभी तो ये एक्सीडेंट के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने पंजाब दा वारिस नाम की एक संस्था है उसका गठन किया था। उन्होंने लाल किले के ऊपर एक झंडा भी फहराया था खालिस्तान का उस समय। इनकी मृत्यु के बाद में जो ये आप देख सकते हो ये अमृतपाल सिंह है, ये आ गया था दुबई से आके, और इसने उस संगठन का है वो एक तरह से नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और उसका संचालन कर रहे हैं। इसको एक तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा और विदेशों से इसको फंडिंग आ रही है खालिस्तान को प्रमोट करने के लिए, किस प्रकार से खालिस्तान का जो इश्यू है उसको जिंदा रखा जा सके। तो अपन बार बार खालिस्तान आ रहा है, आप लोगों ने काफी जगह मीडिया में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। ये खालिस्तान का मुद्दा आखिरकार है क्या, क्यों उठा था ये मुद्दा इंडिया के अंदर, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले खालिस्तान के मुद्दे के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। खालिस्तान का अर्थ क्या होता है,
तो जनरली क्या होता है, सब लोग ये सोचते होंगे खालिस्तान का अर्थ होता है खालिस्तान। ऐसा कुछ नहीं है, खालिस्तान मतलब नहीं होता है। खालिस का अर्थ होता है पवित्र स्थान, खालिस का अर्थ होता है पवित्र, और तान का अर्थ होता है स्थान, होली प्लेस, मतलब पवित्र स्थान के रूप में इसका होता है कि पवित्र स्थान। अब देखो, देश अपना आजाद हो गया था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। उस समय पाकिस्तान है वो धर्म के आधार पर उसका गठन हुआ था। इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री के रूप में इंडिया है उसका निर्माण हुआ था। जब देश आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था, उस समय बड़े स्तर पे मुस्लिम, हिंदू और सिख, ये तीनों समुदायों के लोग हैं, वो बड़े स्तर पे उनका कत्लेआम किया गया था। हजारों की संख्या में इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत सारे सिख हैं, उनकी भी मृत्यु हुई थी, हिंदुओं की भी हुई थी और मुस्लिमों की भी हुई थी। पंजाब राज्य है वो क्या था कि मूलतः क्या था कि पंजाब है उसके अंदर वर्तमान में पाकिस्तान और वर्तमान का इंडिया वाला पंजाब दोनों शामिल होते थे, लेकिन इसको बीच से अलग कर दिया गया था। पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, उसको पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो पाकिस्तान के अंदर सिख थे वो भागकर आ गए इंडिया वाले पंजाब में, और इस पंजाब में जो मुस्लिम थे वो भागकर चले गए पाकिस्तान के अंदर। ऐसा देखने को मिला था। उस समय काफी मारकाट हुआ था। तो जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद में सिखों की एक डिमांड उठने लगी। एक सिखों का एक धड़ा है वो ये ऐसा बोलने लगा कि भाई देखो, मुस्लिम है उनको पाकिस्तान देश मिल गया और हिंदुओं को इंडिया मिल गया। हालांकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री था जिसमें सभी धर्म के लोग हैं, उनको समान रूप से उनका रिगार्ड किया गया था और उनको किया जा रहा है वर्तमान में। लेकिन कुछ समुदायों का ऐसा मानना था इसके अंदर ही, सिखों के अंदर, कि भाई हिंदुओं को तो एक इंडिया मिल गया और मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल गया, हमें क्या मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला इस बंटवारे से या आज़ादी से, जो देश आज़ाद हुआ उससे, तो हमें भी एक अलग देश चाहिए, सिखों के लिए एक अलग देश होगा। इन्होंने ऐसी डिमांड रखी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाई थी। वो एक स्थानीय क्षेत्र के ऊपर ये डिमांडें चल पाई थी। बाद में क्या होता है आगे, धीरे धीरे क्या होता है कि ये बोले कि चलो अलग देश तो ना दो आप हमें, लेकिन पंजाब है उसके लिए हमें एक पंजाबी लोगों के लिए अलग से एक स्टेट दे दो, भाषा के आधार पे एक आप स्टेट दे दो। जो कि आपने देखा होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस है उसके अंदर भाषाई आधार पे अनेक कमेटियां बनी थी और उन कमेटियों ने सिरे से नकार दिया था कि भाषा के आधार पे हम अलग स्टेट नहीं बनवा सकते, क्योंकि भाषा के आधार पे यदि अलग राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेटों का निर्माण हो जाएगा और भारत की अखंडता है उसके ऊपर सीधी सीधी चुनौती उत्पन्न होगी। इससे ये काफी नाराज हो गए। ये बात 1955 के आसपास है। ये काफी नाराज हो गए कि भाई हमें राज्य नहीं दे रहे हो वहां पे, नए हम पहले हम खालिस्तान की मांग कर रहे थे, मतलब अलग देश की मांग कर रहे थे, वो तो नहीं, लेकिन आप तो अलग राज्य भी हमें नहीं बनाने दे रहे हो। उस समय क्या हुआ करता था कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों एक ही राज्य हुआ करते थे। धीरे धीरे ये डिमांड तेज होती गई। इसके अंदर जो अकाली दल है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अकाली दल है वो इसके अंदर मेन रोल अदा करता है। अकाली दल है उसकी स्थापना हुई थी 1920 में। अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई थी और ये इसकी ज्यादा डिमांड उठाता जा रहा था। अकाली दल है वो एक तरह से धर्म के आधार पर बना हुआ एक तरह से संगठन है। अब क्या हुआ था कि ये ज्यादा डिमांड उठने लगी तो बाद में जैसे साउथ के अंदर भी आंध्र प्रदेश है उसको भाषा के आधार पर निर्माण किया गया था, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इनको भाषा के आधार पर निर्माण करने लगे थे। तो बोले कि पंजाब को भी भाषा के आधार पर इसका निर्माण कर देते हैं। 1966 के अंदर हरियाणा को अलग करके पंजाब को अलग से एक स्टेट बना दिया गया। बोले ठीक है, यहां तक तो ठीक चल रहा था। अलग स्टेट बनाने के बाद में पंजाब के अंदर जो अकाली दल है वो क्या होता कि धर्म के आधार पर लोगों का पोलराइजेशन करने लग गया था। उनको बोला कि देखो हमें अलग स्टेट तो बना दिया गया, लेकिन हमारी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ होनी चाहिए, और चंडीगढ़ को तो आपने एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया या दोनों राज्यों की समान कैपिटल बना दिया, हमें अलग कैपिटल चाहिए ये चंडीगढ़, ये भी नहीं दी गई। दूसरा उसी समय क्या था कि भाखड़ा नांगल बांध वगैरह बनाए जा रहे थे। तो भाखड़ा नांगल बांध है उसका ये बोले कि जल है वो तो राजस्थान को दे रहे हो आप और हरियाणा को दे रहे हो, हमारे जल को आप इनको कैसे दे सकते हो, हमारा जल हमारे अंदर रहेगा। दूसरी, आज जो पंजाब के अंदर समृद्धि है वो उस समय समृद्धि नहीं थी। उस समय पंजाब की हालत, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय हरित क्रांति नहीं आई थी। हरित क्रांति तो 1966 के बाद में आई थी। तो उस समय इसकी स्थिति काफी दयनीय थी। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आर्थिक जो समृद्धि के लिए भी डिमांड उठाई थी। इन्होंने बोला कि आर्मी के अंदर हमारे ज्यादा नौजवान भर्ती हों, इसके लिए भी उन्होंने मांग उठाई थी। ये काफी सारी इनकी डिमांड थी उस समय। लेकिन क्या होता है, मुद्दा तब उठता है कि 1971 के अंदर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का। अब इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि बांग्लादेश अलग हो जाता है। बांग्लादेश अलग होने के बाद में इंदिरा गांधी है उसकी जो एक तरह से इंदिरा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व स्तर पे बहुत ज्यादा उभर कर आया था। अब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ा था और उसके अंदर बहुत भारी बहुमत से जीती थी। विभिन्न राज्य हैं उनके अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो एक तरफा उसकी जीत हुई थी। इंदिरा गांधी का जो व्यक्तित्व है और इंदिरा गांधी का जो भी परचम है, उसका चार्म है, वो पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था। अब अकाली दल है उसको ये उस चीज को पचा नहीं पाया। अकाली दल सोचा कि
ये तो मामला बिगड़ रहा है, अपने हाथ से निकल रही है यहाँ की सत्ता। तो कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार है। अकाली दल ने क्या किया, 1973 के अंदर, 1971 के अंदर चुनाव वहां पे हुए थे, उसके अंदर कांग्रेस की जीत हुई थी। 1973 के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक आनंदपुर साहिब एक प्रस्ताव पारित किया था। आनंदपुर साहिब एक प्रस्ताव पारित किया था। ये प्रस्ताव क्या था, इसके अंदर बहुत सारे जैसे धार्मिक प्रीचर हैं जो उपदेश देने वाले हैं, वो सब के सब स्वर्ण मंदिर के अंदर इकट्ठे हुए थे। वहां पे इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया, उन्होंने बोला कि भाई ये हमारी डिमांड है, और वो डिमांड पारित करके उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि ये डिमांड आपको मांगनी पड़ेगी। इन्होंने बोला हमें अलग राज्य तो दे दिया आप, लेकिन हम भारत से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन हमें एक ऑटोनोमस का दर्जा दो आप। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को दे रखा है धारा 370 है उसके तहत, हमें भी ऐसा एक ऑटोनोमस से स्टेट का दर्जा दो, जिसके अंदर रक्षा, वित्त और जो विदेशी व्यापार है वो आपके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा, बाकी शक्तियां सभी हैं वो हमारे पास से होनी चाहिए। और भी बहुत सारी इन्होंने डिमांड की थी कि बोले कि जल का बंटवारा नहीं होना चाहिए यहाँ से, और चंडीगढ़ है वो उसका कैपिटल है वो हमें पंजाब को अलग से दे दी जाए, फौज के अंदर हमारे और नवयुवकों की भर्ती की जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारी डिमांड थी, जिसके अंदर बहुत सारी डिमांड इलीगल भी थी। इस तरह की डिमांड थी जिसको माना जाना संभव ही नहीं था। इन्होंने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था उस समय। अब प्रस्ताव पारित करने के बाद में 1975 के अंदर लग जाती है इमरजेंसी इंडिया के अंदर। अब इमरजेंसी 1975 के अंदर लग जाती है, उसके बाद क्या होता है, एक तरह से इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी जैसे हटती है 1977 के अंदर चुनाव होते हैं, उसके अंदर कांग्रेस की हार होती है पूरे देश के अंदर, ठीक है। और जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके अंदर भी हार देखने को मिलती है। 1977 के बाद क्या होता है कि पंजाब के अंदर भी अकाली दल है वो काफी उभर रहा था। अब क्या होता है कि अब यहाँ से एंट्री होती है खालिस्तान की, जो प्रॉपर होती है वो एंट्री इसलिए होती है कि जो कांग्रेस है उसके अंदर इंदिरा गांधी है वो सोच रही थी कि अकाली दल है वो धर्म के आधार पे मोबिलाइजेशन कर रहा है सिखों का पंजाब के अंदर, तो इसके सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो भी सिखों को एक तरह से मोबिलाइज कर सके। ऐसे व्यक्ति को किसको लेके आए अपन? तो उस समय जो कांग्रेस के अंदर उनको सुझाव दिया गया था, ऐसा उनको बोला था, ज्ञानी जैल सिंह है, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि वहां पे एक जनरल सिंह भिंडरेवाला है। जनरल सिंह भिंडरेवाला है, आपको मैं बताता हूं, जनरल सिंह भिंडरेवाला है, उसको लेके आते हैं। ये क्या था कि ये प्रीचर था, एक तरह से ये उपदेश देता था सिखों का, एक मतलब एक तरह से कह सकते हो आप, जो हिंदुओं के अंदर साधु होता है या मौलवी होता है मुस्लिमों के अंदर, वैसे ही एक तरह से धर्मगुरु के रूप में ये जाना जाता था। तो ये लेकिन इसकी आवाज है वो काफी बुलंद थी, ये काफी तेज तरार आदमी था, इसका व्यक्तित्व काफी मतलब एक चार्मिंग व्यक्तित्व था इसकी, मतलब एक आकर्षक व्यक्तित्व था इसका, और ये बोलने में भी काफी तेज था, और इसके काफी तरक के साथ ये बातें करता था, और हिंसक इसके विचार थे, काफी उग्र विचार थे इसके। तो कांग्रेस ने बोला कि इसको तैयार करते हैं, अकालियों के सामने तैयार करते हैं इसको, और इसको अपन सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस सपोर्ट करती है, ताकि अकाली जो धर्म के आधार पर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं सिखों का, उसको अपन कर लेंगे और इसको दो फाड़ कर देते हैं इस चीज की। बोले ठीक है, इसको पैसा देना स्टार्ट कर दिया जनरल सिंह भिंडरेवाला को कांग्रेस गवर्नमेंट, और इसको काफी ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया। 1979 के अंदर क्या होता है, 1979 के अंदर क्या होता है कि वहां पे जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होती है, ऑल इंडिया की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होती है, उसके चुनाव होते हैं, और वो चुनाव होते हैं अकाली दल और इसके मध्य, मतलब ये आमने सामने, अकाली दल के आमने सामने इनके चुनाव करवाते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं कि आने वाले समय में ये अपने ही पैर काट देगा। इसने क्या किया कि पैसे ज्यादा दे रहे थे, उस पैसे का इसने यूज करके और हथियार खरीदना स्टार्ट कर दिया। उस समय बड़े स्तर पे हथियार मंगवाना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान है उसकी ISI है वो सपोर्ट कर रही थी, उधर पाकिस्तान खार खाए बैठा था। पाकिस्तान का ये मानना था कि यार खेतर के अंदर हमारे देश के इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, इंडिया के भी हम टुकड़े तो करवा के मानेंगे। तो ये फुल सपोर्ट कर रहे थे खालिस्तान को, इन्होंने इसको हथियार देने प्रारंभ कर दिए। 1980 के अंदर चुनाव होते हैं, 1980 के अंदर वापस चुनाव होते हैं। तो चुनाव के अंदर क्या होता है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। दरबारा सिंह हैं वो वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं पंजाब के। अब क्या होता है कि दरबारा सिंह जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो दरबारा सिंह नहीं चाहते थे कि जो जनरल सिंह भिंडरेवाला है इसको इतना प्रमोट किया जाए, वो इसको दबाना चाहते थे धीरे धीरे। दूसरी तरफ एक घटना उस समय यह होने लगी, एक निरंकारी समुदाय होता है सिखों के अंदर ही, उसका ही पाठ मानते हैं, लेकिन उसके अंदर अंतर यह होता है कि निरंकारी है वो अपने गुरु है, वो जिंदा गुरु को, लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट होता है उनके मध्य, मतलब वो एक जिंदा गुरु होते हैं, उसको गुरु मानते हैं अपना। जो प्रीचर होता है या जो साधु महात्मा जो भी होता है उसको गुरु मानते हैं अपना। और सिखों के अंदर बोले कि 10 ही गुरु हुए थे, उसके बाद में कोई आगे गुरु नहीं हुआ था, ये बस उन्हीं को गुरु मानते हैं। अब वर्तमान में जो भी है उपदेश देने वाले हैं उनको ये गुरु नहीं मानते हैं।
तो इनका जो जनरल सिंह भिंडरावाला है वो जो निरंकारी है उनके ऊपर आरोप लगाता था कि ये हमारे धर्म को एक तरह से इनको भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे धर्म का एक तरह से अपमान कर रहे हैं, अंदर ये नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं लिविंग गुरु का। तो उनके खिलाफ ये काफी उग्र भाषा का प्रयोग करने लगे, उनके खिलाफ उनकी मतलब एक तरह से हत्या करना शुरू कर दिया था। इसके समर्थक लोग हैं जनरल सिंह भिंडरावाला के, उन्होंने काफी निरंकारी समुदाय के लोग हैं उनकी हत्या करना शुरू कर दिया गया था। निरंकारी क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हो, मतलब एक तरह से मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर शिया और सुन्नी होता है, हिंदू समुदाय है इसके अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं, पंथ संप्रदाय है ना, जैसे है तो वो हिंदू लेकिन उनके अंदर अलग अलग पंथ है, संप्रदाय कह सकते हैं, जैसे विष्णुई संप्रदाय है या मतलब आप क्या कह सकते हैं, और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो जनरल सिंह भिंडरावाला था ये इसका मानना था कि जो निरंकारी समुदाय है ये हमारे सिख जो धर्म है उसको एक तरह से भ्रष्ट कर रहा है, यहाँ पे उसका अपमान कर रहा है, इनकी बड़े स्तर पे हत्या करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ये बात तब तक तो ठीक थी, चल रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या था कि हिंदुओं के खिलाफ होना शुरू हो गया ये। अब अकाली दल है उसको पता चल गया, अकाली दल को ये पता चल गया कि भाई जनरल सिंह भिंडरावाला अपने सामने चुनाव लड़ रहा है और इसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, और बाद में दरबारा सिंह है वो मुख्यमंत्री बने थे तो दरबारा सिंह ने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो अकाली दल है वो जनरल सिंह भिंडरावाला के पास में आना स्टार्ट कर दिया, दोनों आपस में मिल गए और दोनों ने बोला कि हम जो आनंदपुर साहिब जो ये प्रस्ताव पारित किया था इस प्रस्ताव को हम लागू करवाएंगे। अब ये मौका है। अब क्या होता है कि इसी समय जब 1980 के बाद में 1982 की बात है, लगभग 1982 के अंदर क्या होता है, ये घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया के अंदर हो रहे थे एशियाई गेम, इंडिया के अंदर एशियाई गेम हो रहे थे, तो एशियाई गेम के अंदर तो कितने देश शामिल होते हैं, उसमें इंडिया की इज्जत है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक वो मतलब मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर G20 का सम्मेलन हो रहा है तो इंडिया के अंदर सब शांत हो मामला, तभी तो इज्जत रहे इसकी। इस समय पंजाब के ये अकाली दल और ये दोनों मिलके जनरल सिंह भिंडरावाला दोनों ने मिलके क्या प्लान बनाया, इन्होंने बोला कि अब एशियाई गेम होंगे, उस समय अपन क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके वहां पे आंदोलन करेंगे और पूरे वैश्विक समुदाय है उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, खालिस्तान की मांग करेंगे। इन्होंने खालिस्तान की मांग का ये पूरा प्लान बनाया था। ये प्लान है वो पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी सिख थे, पंजाबी थे, उनको पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहीं इनको रोकना शुरू कर दिया, और वहां से जो भी सिख इधर आ रहे थे उन सभी सिख हैं उनका क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने चेकिंग करनी स्टार्ट कर दी। और उस चेकिंग के दौरान जैसे पुलिस वाले हैं वो बहुत सारा मतलब अभद्र व्यवहार भी किया था। बहुत सारे जो अपने आर्मी के सीनियर ऑफिसर थे, सिख ऑफिसर थे, एयरफोर्स के ऑफिसर थे, नेवी के ऑफिसर थे, या बड़े बड़े लोग थे जो मतलब ऐसा खालिस्तान का सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, उनके साथ भी इन्होंने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने चेकिंग के नाम पे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे। और उनको दिल्ली में एंट्री नहीं दे रहे थे, एंट्री दे रहे थे तो उनकी पूरी पूछताछ करके हथियारों की चेकिंग करना ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया। तो उनके अंदर भावनाएं और ज्यादा बढ़ गई, बोले ये तो हमारे को एक विदेशी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके अंदर भावनाएं ज्यादा बढ़ गई है, ये उबाल ज्यादा आने लग गया। उस समय क्या किया इन्होंने, वहां पे हिंदुओं की भी काफी बड़े स्तर पे हत्या करना शुरू कर दिया था। जैसे बहुत सारी बसें जा रही हैं, बस को रोक लिया, बस को रोक के उसके अंदर कौन कौन हिंदू है उसको उतार लिया और उसकी सीधी उन्होंने वहां पे ही हत्या कर दी थी। एक बस आ रही थी, उस बस के अंदर 13 लोग थे, उन 13 लोगों को नीचे उतार के, वो 13 के सभी कौन थे, हिंदू थे, और इन हिंदुओं को उतार के और इनकी हत्या कर दी थी। और ये हत्या करने वाले कौन थे, जनरल सिंह भिंडरावाला था। आपको तस्वीर दिखाता हूं एक बार मैं, देखो एक मिनट, ये है जनरल सिंह भिंडरावाला। इस जनरल सिंह भिंडरावाला है, इसके ये समर्थक थे, इसके एनी टाइम इसके पास में जैसे AK-47 ये हथियार लेके इसके साथ में चलते थे, ये त्रिशूल लेके चलता था अपने साथ में, और इसके जो समर्थक हैं उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। अब मामला है वो धीरे धीरे हाथ से निकलने लग गया था, और इन्होंने क्या किया गया था कि ये स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के अंदर एक अकाल तख्त है, इसके अंदर एक जगह है अकाल तख्त, वहां पे इन्होंने एंट्री कर लिया, वहां पे एंट्री करके और स्वर्ण मंदिर के अंदर ये हथियार है वो जमा करना शुरू कर लिया। इनका उद्देश्य ये था कि हम स्वर्ण मंदिर के अंदर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लेते हैं, गवर्नमेंट है या फौज है या आर्मी या जो पुलिस है वो स्वर्ण मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर गोली नहीं चला सकती, ये सिखों का बहुत ही पवित्र स्थल है। और इसके अंदर क्या होगा कि यदि गोली चला दी तो पूरे सिख एकजुट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा भावनाएं भड़क जाएंगी। इन्होंने भी भावनाओं के साथ खेला था पूरा, तो इसके अंदर इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर हथियार जमा कर लिए थे। ये मामला चल रहा था 2-3 साल से पूरा था, और बड़े स्तर पर हथियार जमा किए थे यहाँ पे। धीरे धीरे बहुत ज्यादा हिंदुओं की हत्या होने लगी और हालत है वो एकदम हाथ से बाहर जाने लग गई थी कि भाई पुलिस से तो पार नहीं पड़ रही। अब मुद्दा तब उठता है कि एक अठावले एक सीनियर IPS ऑफिसर होता है, DIG की पोस्ट पे होते हैं वो, अठावले सीनियर IPS ऑफिसर होते हैं,
ये क्या करते हैं, स्वर्ण मंदिर के अंदर जाते हैं और स्वर्ण मंदिर के अंदर जाके और ये जैसे ही वहां से पूजा अर्चना करके और उसके बाद में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, उस समय वहां पे स्वर्ण मंदिर के अंदर इनकी गोलियां दाग के और इनकी हत्या कर दी थी। अब सीनियर आईपीएस ऑफिसर की इनके द्वारा हत्या कर दी गई, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया था। और मुद्दा मतलब वहां की पुलिस में इतना डर था कि 2 घंटे तक इनकी लाश के हाथ नहीं लगा पाए थे कोई, इतना डर था। इन्होंने बोला यदि किसी ने इसकी लाश के हाथ लगा दिया अठावले की तो उनकी वहीं मृत्यु कर देंगे। उस समय आप ये सोच सकते हो कि वहां के मुख्यमंत्री थे दरबारा सिंह, इन्होंने इनको फोन किया था, फोन करके बोला कि वो लाश उठाने दे, तब इन्होंने अनुमति दी थी कि इसकी लाश उठा ले। तब ये पानी है वो सर के ऊपर से जाना स्टार्ट कर दिया था। इंदिरा गांधी ने बोला कि ये सब मैं देखने वाली नहीं हूँ, इसको पूरा मामला कंट्रोल होना चाहिए। उस समय क्या था, मेजर जनरल थे कुलदीप सिंह बराड़, कुलदीप सिंह बराड़ थे। इनको ऑर्डर दिया इन्होंने, बोला कि इस मामले को सलटाओ आप कैसे भी। ये आर्मी के थे और आर्मी को भेजो वहां पे, तो आर्मी को वहां पे तैनात कर दिया गया था। ये बात कब की आती है, ये आती है 1 जून 1984 की बात है। ये 1 जून 1984 को 2 जून को जैसे ये जाते हैं वहां पे आर्मी एंट्री कर जाती है। 2 जून को जितने भी पत्रकार वगैरह थे, राज्य के बाहर के लोग थे, उनको सबको निकाल के और दिल्ली रवाना कर दिया। बोले अब आप जाओ, आपकी पत्रकारिता बहुत हो चुकी है, अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, आर्मी करेगी इस पे। अब आर्मी एंट्री करती है। 3 जून की रात को क्या होता है कि शाम को 7 बजे आर्मी है उसने एंट्री किया है स्वर्ण मंदिर के अंदर, यहाँ पे एंट्री करता है। इसके अंदर ये सब के सब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। 3 जून को दिन में क्या होता है कि इनके जो गुरु हैं, चौथे गुरु हैं, 5वें गुरु हैं, उनकी कोई जयंती थी, तो बहुत सारे लोग स्वर्ण मंदिर के अंदर गए हुए थे। तो उनको इन्होंने क्या कर दिया, वहीं रोक के रख लिया, उनको बाहर नहीं आने दिया। एक तरह से उनको बंधक बना लिया इन्होंने बंधक इसलिए बना लिया था कि इनको बंधक बना लेंगे तो अपन एक तरह से इनको एक ढाल के रूप में काम करेंगे कि भाई आर्मी है वो आम लोगों के ऊपर तो गोली बरसा नहीं सकती, और इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे लोगों को मारेंगे तो वैसे भी इनकी बदनामी होगी। तो वो इनको मतलब बहुत सारे हैं उनको अंदर ही रख लिया था। लेकिन उनमें से कुछ लोग बाहर आए, उन्होंने बता दिया था, बोले कि उनको जबरदस्ती अंदर रख रहे हैं और उनके मतलब एक तरह से बंधक के रूप में बना रहे हैं। उस समय आपने एक स्टोरी सुनी भी होगी पहले कि वर्तमान में अपने एनएसए हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने क्या किया कि एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का रूप धारण करके रिक्शे वाला बन के और वो पूरे स्वर्ण मंदिर के अंदर जाके आए थे और इससे मिलके भी आए थे वहां पे, और ये पूरा दृश्य देख के और आर्मी को आके पूरी स्टोरी बता दी कि यहाँ लोग छुपे हुए हैं। ये पूरी स्टोरी थी। हालांकि वो स्टोरी पूरी एक अलग है, वो भी एक कहानी के रूप में, वो 10-15 मिनट की अलग चीज है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने आर्मी को बता दिया, तो आर्मी रात को एंट्री किया था 3 जून को शाम को। रात को एंट्री इसलिए किया था कि दिन में आम लोग बहुत सारे आने जाने वाले होते हैं, उसमें लोगों को सूचना पहुंचती है तो लोगों की भावना भी भड़क जाते हैं उस समय। तो उन्होंने रात को शायद 7 बजे है वो एंट्री करते हैं, लेकिन आर्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आर्मी जो एंट्री करती है और ये पूरा ऑपरेशन चलाती है, उस ऑपरेशन का एक कोड नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, ये एक तरह से कोड नेम रखा गया था, इसका कोड नेम के नाम से ये जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आर्मी अंदर जाती है। पहले आर्मी का प्लान था कि अब ये 5-4 घंटे का काम है, रात को जाएंगे बाहर, रात में पूरा सलटा देंगे इनको और उसके बाद कुछ नहीं होगा, पूरा शांत कर देंगे, इसको पकड़ के मार के और बाहर ले आएंगे, या तो पकड़ लेंगे या ये मर जाएगा। तो पकड़ने का तो आर्मी को भी पता था कि ये हाथ तो नहीं आने वाला है, इसको अपन मार देंगे। लेकिन इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उस समय इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि जो ये आप जनरल सिंह भिंडरावाला देख रहे हो, इसके समर्थक लोग हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर। ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है और वो दी जाती है मेजर जनरल होता है आर्मी का रिटायर्ड, जो 1971 के युद्ध के समय 1971 का युद्ध हुआ था, उस समय मुक्ति वाहिनी थी बांग्लादेश में, और वो जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी गई थी। वो ट्रेनिंग जिस मेजर जनरल के द्वारा दी जाती है, वो एक सिख थे पंजाब के, उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी खफा इस बात से थे कि उनको जनरल की पोस्ट है वो नहीं दी गई थी, उनका प्रमोशन नहीं किया गया था, उनको काफी सारे अवार्ड वगैरह नहीं दिए गए थे। इस बात से वो काफी नाराज थे। अब उन्होंने क्या किया था कि ये भिंडरावाला है, इसके साथ जाके मिल लिए थे। जो मेजर जनरल थे, सिख मेजर जनरल थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, उनका नाम क्या था, देखो क्या था, देखो जो भी नाम था, वो जनरल है, वो क्या किया, उनको ट्रेनिंग दिया था। उन्होंने पूरा का पूरा ट्रेनिंग आर्मी की तर्ज पे दिया था। उनको पता था कि आर्मी किस प्रकार से एक्शन लेगी, इनको जगह जगह एकदम से उनको वहां पे सेट कर दिया था कि यहाँ से स्नाइपर दागना है, यहाँ से आर्मी एंट्री करेगी तो ऐसा एक्शन लेना है। तो ये आम नागरिक नहीं थे कि ऐसे ही गोली चला रहे हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी उस मेजर जनरल के द्वारा। और जो मेजर जनरल था वो इसके अंदर ही था, इसके साथ में ही था,
जनरल सिंह भिंडरावाला के साथ में। रात को कुछ नहीं कर पाए थे, काफ़ी सारे टैंक, बाद में इन्होंने क्या किया, शुरू में तो बहुत सारे जो आर्मी के जवान थे उनकी कैजुअलिटी हो गई थी। उस कैजुअलिटी के दौरान क्या हुआ था कि आर्मी ने बाद में देखा कि यार टैंक को एंट्री करवाना पड़ेगा, इनके पास में जो बहुत सारे असला बारूद है, इनके पास में जो हथियार है वो भी काफ़ी अत्याधुनिक हथियार हैं। पहले आर्मी है इनको अंडर एस्टिमेट करके चल रही थी। आर्मी सोची कि हम 5-4 गोली चलाएंगे, उसके बदले ये गोलियां चलाएंगे, उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, बाद में कुछ बचेगा नहीं। लेकिन आर्मी को अंदाजा नहीं लगा पाई। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी देखने को मिली थी, वो कमी थी इंटेलिजेंस फेलियर की। बहुत बड़े स्तर पे इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना इनके पास सामान है, क्या है, कुछ पता नहीं था इस चीज़ का। आर्मी उसके बाद में टैंकों की एंट्री करती है 4 जून को। 4 जून को रात को टैंक एंट्री करते हैं। टैंकों को एंट्री कराने का प्रमुख उद्देश्य 2 थे। एक उद्देश्य ये था कि उनके ऊपर कोई भी गोली लगाएंगे तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा आर्मी पे। दूसरा ये था कि रात को टैंक की रोशनी की जाती है, उस रोशनी के सामने है, उसकी इतनी खतरनाक रोशनी होती है कि आदमी को कुछ ही नहीं दिखता है, तो वो एकदम से चकरा जाता है और उस समय वो उन पर गोली लगा के या उनको बंधक बना के उनको पकड़ सकती है आर्मी। लेकिन उस रोशनी की एक विशेषता होती है, वो रोशनी 30 या 40 सेकंड तक रह सकती है, अधिकतम 30 या 40 सेकंड तक रह सकती है, अधिकतम यही थी। इसके बाद क्या हो जाती है, अपने आप ही वो फ्यूज हो जाती है। वो उसके बाद फिर किसी टैंक को और एंट्री करवाई जाती है, उसके बाद फिर फ्यूज हो जाता है, उसका भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। आर्मी ने बहुत सारे ऐसे अश्रु गैस के ऐसे गोले दागे थे, उनका भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। आर्मी को काफ़ी सारी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे आर्मी के जवान हैं वो शहीद हो रहे थे। ऑफिशियल डाटा के आधार पे देखें तो लगभग 84 आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए थे। वहाँ पे 4 सीनियर ऑफिसर्स हैं वो शहीद हुए थे। बाकी बताते हैं, यदि सरकारी डाटा के इतर बात करें तो लगभग 250 जवान शहीद हुए थे। लेकिन सरकारी डाटा है वो 84 जवानों की पुष्टि करता है इसके अंदर। बाद में आर्मी है उसने बड़े स्तर पे उसके ऊपर एक्शन लिया था। एक्शन लेके जो अकाल तख्त है उसके ऊपर की जो इसके वो एक जहाँ पे ये घुसे हुए थे ये जनरल सिंह भिंडरावाला, उसके ऊपर की छत है वो उड़ा दी थी। वो उड़ा के वहाँ पे बम से वो उड़ा के और उसके बाद में एंट्री किया था और उसके बाद में इनके जो गोलियों से इनकी मतलब एक तरह से इनका एनकाउंटर कर दिया था वहाँ पे। तो ये पूरा जो इंसिडेंट है वो 3 जून, 4 जून और 5 जून को इन्होंने बोला कि ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो होता है कंप्लीट। इसको बाहर ले आते हैं, इनकी बॉडी है वो दे देते हैं इसके घर वालों को और इनको सौंप देते हैं और बाकी वहाँ पे पूरा उसको साफ किया था। उस समय 2-3 इंसिडेंट हुए थे। इंसिडेंट ये हुआ था, एक तो आर्मी की जैसे 4 वहाँ पे वो थी मतलब बटालियन थी, उन बटालियन के अंदर वो आर्मी का जो ऑफिसर है जो कुलदीप सिंह बराड़ है, ये खड़े होकर वहाँ पे बोलते हैं कि देखो भाई ये मामला है काफ़ी संवेदनशील है, अपन किसी दूसरे देश के साथ तो लड़ नहीं रहे, अपने ही देश के कुछ लोग हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य ये है कि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, इस मंदिर के अंदर कुछ लोगों ने खून खराबा कर दिया है, हम सिर्फ सफाई करने के लिए जा रहे हैं इस मंदिर में, किसी की हत्या करना अपना उद्देश्य नहीं है। जो भी कोई मरेगा तो वो एक तरह से अपन सफाई, मतलब उन्होंने उस भाषा का यूज किया था उसने। दूसरा उन्होंने बोला था कि इस जो बटालियन है उसके अंदर काफ़ी सारे सिख नौजवान हैं, तो कोई ऐसा चाहे कि मैं भाई इसके अंदर जाके और गोली नहीं दागना चाहता तो आप अपनी स्वेच्छा से बाहर निकल सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला था। तो वहाँ पे एक जो सिख ऑफिसर होता है वो खड़ा होता है और खड़ा होकर उसने बोला था, उसने हाथ खड़ा कर दिया था। तो जो मेजर जनरल ये कुलदीप सिंह बराड़ है, इन्होंने उसको बोला था कि हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर आ जाओ। वो बोला नहीं सर आप गलत समझ रहे हो इस चीज़ को, मैं इसका नेतृत्व करना चाहता हूँ इस चीज़ का। तो उन्होंने उसकी काफ़ी पीठ थपथपाई थी और उसको आगे लेके आए थे और उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था वहाँ पे। उनकी दोनों टांगें हैं वो मतलब उस हादसे के दौरान चली गई थी, उनको बाद में अशोक चक्कर भी दिलवाया था इन्होंने उसको। तो मतलब आप कल्पना कर सकते हो कि कुछ लोग धर्म के आधार पे इतने जिहादी हो जाते हैं, इतने कट्टर हो जाते हैं, वहीं अपनी आर्मी है उसके अंदर सभी धर्म हैं, उनको किस प्रकार से एक मतलब सांप्रदायिक सौहार्द देख सकते हो आप। उस जो सिख नौजवान है या सिख जो ऑफिसर है उसको पता था कि जो ये अपना गुरु नहीं हो सकता, ये जो जनरल सिंह भिंडरावाला है ये अपना पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता सिख समाज का, ये एक तरह से समाज कंटक के रूप में इसको देख रहे थे। तो ऐसी घटना देखने को मिली थी। अब उसका परिणाम क्या हुआ था? परिणाम काफ़ी भयावह हुआ था। भयावह ये हुआ था, अपने देश की बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी उसकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1985 को उनके जो अंगरक्षक थे उनके द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा हुआ था। उसके बाद में ये देखने को मिला था कि एक जनरल वैद्य थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। ये कुलदीप सिंह बराड़ हैं, वो पिछले 30 साल से कहाँ पे रहते हैं इसका किसी को इन्फॉर्म नहीं है। जो गवर्नमेंट है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रखा है, किसी को भी नहीं बता रखा है कि ये इंडिया के अंदर कहाँ पे रह रहे हैं। जब भी इनका इंटरव्यू वगैरह होता है तो इंटरव्यू में भी ये अपनी जगह नहीं बताते हैं कहाँ पे निवास करते हैं, ये कहीं मतलब एक तरह से गुमनाम के रूप में कहीं मतलब निवास कर रहे हैं। दूसरा, उसके बाद में जब 85 के अंदर 31 अक्टूबर 1985 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है, हत्या के बाद में क्या होता है
बहुत बड़े स्तर पर सिख जो रोहित होते हैं, जिसमें लगभग बताते हैं कि दिल्ली के अंदर 3000 सिख हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। देश के अंदर एक तरह से जो हिंदू और सिख हैं उनके मध्य एक सेंटीमेंट है, वो काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, दोनों के मध्य काफ़ी ये दरार देखने को मिलती है। ये खालिस्तान की डिमांड है। तो एक ये है कि जो एक बार तो इस अमृतसर को खाली कर दिया था, उसके बाद 86 के अंदर पुणे एक बार इन्होंने और कब्जा कर लिया था, कुछ विद्रोही हैं उन्होंने, तो उसको तो बाद में ऑपरेशन, एक छोटा ऑपरेशन चला के उसको वहां से सफाया कर दिया था। 1988 में पुणे इस पे कब्जा कर लिया था, उस समय एक छोटे ऑपरेशन के माध्यम से चला लिया था। इससे इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक सबक लिया था। एक तो ये सबक लिया था कि भाई देखो, ऐसी कोई भी घटना होती है देश के अंदर, वहां पे आर्मी को एंट्री नहीं करवाना आगे से, क्योंकि इंडिया को इसके अंदर देखो, ये तो सच है कि जनरल सिंह भिंडरावाला को मार दिया था इन्होंने और एक मिलिट्री रूप से आर्मी की जीत हो गई थी वहां पे, लेकिन राजनीतिक एक तरह से हार थी, बहुत बड़ी हार थी। हार, राजनीतिक हार इस रूप में थी कि अपने ही लोगों के खिलाफ आप आर्मी को कैसे खड़ा कर सकते हो, और आर्मी खड़ा करने की क्या नौबत आ गई, इसमें इतना ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए थी इस ऑपरेशन में। तो इस रूप में देखे तो ये ऑपरेशन सफल नहीं माना जा सकता। हालांकि उनका उद्देश्य था कि इसको खाली करवाना, तो वो खाली तो करवा लिया था उन्होंने। उसके बाद एनएसजी का गठन होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि मानेसर के अंदर इसकी ट्रेनिंग चलती है। और अपन देखते हैं ना, वो काले कपड़ों के अंदर कमांडो वगैरह आते हैं, जो दिल्ली के अंदर 26/11 हुआ था, उस समय उनको भेजा गया था। उस समय आर्मी को नहीं भेजा गया था, वहां पे एनएसजी को भेजा गया था। एनएसजी का गठन किया गया था। बाद में 88 के अंदर इस पे कब्जा करते हैं, तभी एनएसजी को भेजते हैं, आर्मी को नहीं भेजते हैं। और एनएसजी बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन करके और उनको वहां से खाली करवा देती है। एनएसजी को क्या है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, इतनी इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैजुअलिटी सामने कम से कम होनी चाहिए, आपकी भी कम से कम होनी चाहिए, और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लो। इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। यह पूरा मामला हुआ था 1985 के आसपास। अब इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई थी, क्या हुआ था, ये एक अलग स्टोरी चली जाएगी, ये अपनी लंबी स्टोरी चली जाएगी, उसको अपन साइड में करते हैं। उसके बाद में पंजाब के अंदर क्या था कि 5-6 साल तक एक तरह से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन है वो लागू रहा था। और पंजाब के अंदर लेकिन हथियार बहुत बड़े स्तर पे इकट्ठे हो रखे थे। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति शासन था तो स्टेट गवर्नमेंट तो उस समय थी नहीं, उसको भी काफ़ी आशंका थी कि कभी भी ये मुद्दा भड़क सकता है। उधर से जो कनाडा है या पाकिस्तान है उसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। कनाडा के अंदर बहुत सारे सिख निवास करते थे, वो उनको फंड उपलब्ध करवा रहे थे। तो ये पूरा मुद्दा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे शांति स्थापित होती गई। अब स्थिति क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीजें जो खालिस्तान की मांग है वो पंजाब में तो नहीं थी, क्योंकि पंजाब के लोगों ने इस चीज से बहुत कुछ सीख लिया था। पंजाब के लोगों को पता चल गया था, इससे बहुत सारे आम लोग और निर्दोष लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी, बहुत उनकी हत्या हुई थी। तो ऐसी डिमांड आगे से तो नहीं करनी है। लेकिन विदेशों के अंदर बहुत सारे सिख समुदाय हैं, उनके द्वारा डिमांड की जा रही थी, पाकिस्तान है उनको प्रमोट कर रहा था। अब ये जो आप देख रहे थे दीप सिद्धू था, उस दीप सिद्धू ने एक जो पंजाब दी जो वारिस है उस नाम से एक संगठन का निर्माण किया था, ये खालिस्तान की डिमांड कर रहा था। अब ये नए नवयुग आ गया है, जो अमृतपाल सिंह है वो इस चीज का सपोर्ट कर रहा है। और उसने जो चौकी के ऊपर वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे उन्होंने दावा बोला था, पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी, जैसे उन्होंने मतलब एक तरह से उनके इंजरी हुई थी और उनके सामने एक तरह से पुलिस है उसने घुटने टेक दिए थे। तब ये चीजें वापिस उभर कर आती है कि इसको एक तरह से जनरल सिंह भिंडरावाला 2.0 के नाम से इसका नाम दिया है कुछ लोगों ने, और बोला कि अभी गवर्नमेंट को सख्ती से इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो वापिस जनरल सिंह भिंडरावाला की तरह ये वापिस उठ जाएगा और बाद में बहुत बड़ी दिक्कतें सामने आ सकते हैं। पंजाब के सामने एक दिक्कत ये भी सबसे बड़ी है कि एक तो ये बॉर्डर स्टेट है, तो पूरा का पूरा सपोर्ट है वो पाकिस्तान के द्वारा हथियारों की सप्लाई की जाती है, वहाँ पे ड्रग का बहुत बड़ा बोलबाला है वहाँ पे। दूसरा, विदेशों से भी उनको काफ़ी फंडिंग आती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहाँ पे से भी फंडिंग देखने को मिलती है। पंजाब के सिख जो मेजर सिख हैं, बहुत सारे बड़े स्तर के सिख हैं, लगभग 95% सिख लोग हैं, वो इस खालिस्तान की डिमांड है उसका कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कोई लेना देना नहीं है, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे इसमें। लेकिन कुछ जो गिने चुने हैं, जो आप अंगुलियों पे गिन सकते हो, ऐसे लोग हैं जो नवयुवकों को भड़का रहे हैं एक तरह से, तो बहुत ही कम संख्या में है। हालांकि मतलब अपन ऐसा नहीं कह सकते पूरे पंजाब को कि ये खालिस्तान की डिमांड की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी अपन ने देखी है आज़ादी के बाद से, कैसे इसकी डिमांड उठी थी, किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ था, कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, वर्तमान में ये क्या मुद्दा था, इसके बारे में आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या कैसे की गई थी, उन चीज़ों को अपन ने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं, अभी अपनी क्लास होगी 10 बजे से, उसमें इकोनॉमिक सर्वे है उसमें।